एवरीवन, आप सबका स्वागत है लाइफ साइंस कैफ़े में। हम कर रहे हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन सिस्टमैटिक्स। ओके, हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करेंगे और आप साथ में इनको सॉल्व करके देखना, कोशिश करना। हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो समझने की ज़रूर कोशिश करना और फिर दोबारा से वीडियो देख के उसे करना। ठीक है। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, बेसिक यूनिट और स्मॉलेस्ट टैक्सोन ऑफ टैक्सोनोमिक क्लासिफिकेशन इज। जो बेसिक और स्मॉलेस्ट टैक्सोन होता है टैक्सोनोमी का, वो क्या है हमारे क्लासिफिकेशन में? तो आप कैसे याद करोगे? स्पीसीज से। स्पीसीज क्या है? स्मॉलेस्ट यूनिट है। ठीक है, एस फॉर स्मॉलेस्ट, एस फॉर स्पीसीज, कर लोगे याद। सेकंड है, द लीनियस इवोल्ड ए सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर कॉल्ड। लीनियस ने कौन सा सिस्टम किया था इवोल्व? उन्होंने किया था बाइनोमियल। तो ठीक है, इसका है इसको कैसे याद करोगे? देखिए, लीनियस का नाम ही एक लाइन जैसा सा लग रहा है कि एक लाइन जैसे हम फर्स्ट हमारे दिमाग में लाइन ही आएगा। ये ट्रिक है ना आपके लिए। तो लीनियस मतलब लाइन, और लाइन के दो एंड होते हैं तो इसे बाइनोमियल से। लेकिन कहीं कहीं ना आंसर में वर्नैकुलर लिखा होता है, वो बिल्कुल गलत है। तो इसको आप गलत नहीं समझे, बिल्कुल सही सही करना है आपने। और बहुत आसान भी है, ऐसा नहीं है कि आपको प्रॉब्लम हो जाएगी कुछ याद करने में। ठीक है। थर्ड है टैक्सोनीज। टैक्सोन क्या है? थर्ड वाले क्वेश्चन में देखो टैक्सोन क्या है। ठीक है, तो इसका सही आंसर है टैक्सोनोमिक ग्रुप ऑफ एनी रैंकिंग। टैक्सोन क्या है? कोई भी टैक्सोनोमिक ग्रुप है किसी भी रैंकिंग में। फोर्थ क्वेश्चन है, एन इम्पोर्टेंट क्राइटेरिया फॉर मॉडर्न डे क्लासिफिकेशन इज। इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए किसी को भी। इसका सीधा सा आंसर है एनाटॉमिकल और फिजियोलॉजिकल ट्रेट्स जो होते हैं वही मॉडर्न जो क्लासिफिकेशन है उसका इम्पोर्टेंट क्राइटेरिया है। क्या? एनाटॉमिकल और फिजियोलॉजिकल। फिफ्थ है, सीक्वेंस ऑफ टैक्सोनोमिक कैटेगरीज। ये सीक्वेंस आपको याद रखना है, ये आपके लिए ज़रूरी भी है। ठीक है, तो कई बार आपको इस तरह से पजल करने के लिए दे देंगे तो कंफ्यूज नहीं होना बिल्कुल भी। देखो इसमें क्या होता है, नाउ वी हैव 8 लेवल इन इट्स हायरार्की। जो हमने टैक्सोनोमिक सिस्टम बनाया है उसमें 8 लेवल हैं, द लोवेस्ट टू हाईएस्ट। ठीक है, फ्रॉम लोवेस्ट टू हाईएस्ट मतलब छोटे से लेकर हम बड़े तक जाएंगे। जैसे स्पीसीज सबसे पहले आएगा, स्मॉलेस्ट हमने क्या बताया था? स्पीसीज से। ठीक है, स्पीसीज एस लिख रही हूँ। फिर हमारा है फैमिली, स्पीसीज स्पीसीज के बाद आएगा जीनस। स्पीसीज जीनस के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं कि हम किस तरह से कोई साइंटिफिक नेम लिखते हैं। ठीक है, फिर आता है फैमिली। फैमिली में ऑर्डर होना चाहिए। ठीक है, फिर क्लास, क्लास के बाद फाइलम, PHYLUM, फिर किंगडम और फिर डोमेन। इस तरह से होता है। ठीक है, द स्पीसीज आर ग्रुप्ड विद इन जेनेरा, जेनेरा आर ग्रुप्ड विद इन फैमिलीज, फैमिलीज आर ग्रुप्ड विद इन ऑर्डर्स एंड सो ऑन। इस तरह से होता है, समझ गए? मतलब स्पीसीज आर ग्रुप्ड विद इन जेनेरा मतलब एक जेनेरा के अंदर बहुत सारी स्पीसीज होंगी, मतलब एक फैमिली के अंदर बहुत सारे जेनेरा होंगे और एक ऑर्डर के अंदर बहुत सारी फैमिली होंगी। इस तरह से आपने याद करना है। ठीक है, या फिर मैंने जैसे याद किया हुआ है ऐसे कर सकते हो आप। स्पीसीज जीनस अलग से दो कर लो, फिर फैमिली, फैमिली में कोई ऑर्डर होना चाहिए, मतलब फैमिली अगर है तो उसमें ऑर्डर बहुत ज़रूरी है, मतलब ऑर्डर बड़ा है। फिर क्लास है, फिर क्लास में किंग, क्लास और किंग के बीच में फाइलम। क्लास में फेल हो जाते हैं किंग जो होते हैं वो। इस तरह से याद कर लो, क्लास में फेल हो गए किंग, जो ज़्यादा दादागिरी करते हैं वो फेल हो जाते हैं। क्लास से सी से क्लास, फाइलम से फेल और किंग से जो दादागिरी करते हैं वो, और वो जो डोमिनेटिंग दादागिरी करते हैं डोमेन होते हैं लास्ट में। ठीक है, तो इसका सही आंसर जो है ना फिफ्थ वाले का वो है आपका, आप इसी हिसाब से देखना। डिवीज़न, क्लास, ऑर्डर हमने अभी अभी किया है इसको। जैसे क्लास में ऑर्डर होना चाहिए, फैमिली, जीनस, स्पीसीज। इस तरह से स्पीसीज, जीनस, फैमिली में ऑर्डर होना चाहिए, क्लास में डिवीज़न या दादागिरी नहीं करो, ऐसे कर सकते हो। अगर ये थोड़ा सा कंफ्यूजन करने के लिए दिया हुआ हो इस तरह से तो आप याद कर लेना। टर्म फाइलम वॉज गिवन बाय। जो फाइलम है वो टर्म किसने दी थी? तो इसका सही है आंसर हैकल ने दी थी। ठीक है, और ये जो टर्म है ये 1866 में अर्नस्ट हैकल ने दी थी, जिसका मतलब है कि जो ग्रीक फाइलोन, जो ग्रीक वर्ड है फाइलोन, जिसका मतलब है रेस या स्टॉक। समझ गए? तो आपको याद क्या करना है इसमें कि ये अर्नस्ट हैकल ने दी थी। 7th क्वेश्चन है,
बाइनोमियल नोमेनक्लेचर मीन्स, इसका मतलब क्या होता है? बाइनोमियल नोमेनक्लेचर का एक मतलब ही पता होना चाहिए आपको, साइंटिफिक नेम कंसिस्टिंग ऑफ जेनेरिक एंड स्पेसिफिक नेम। ठीक है, यहाँ पे जीनस या स्पीसीज भी आ जाएगा। मतलब बाइनोमियल नोमेनक्लेचर में मतलब सीधा सा ये है कि नोमेनक्लेचर किया गया है, किसी को नाम दिया गया है। बाइनोमियल मतलब दो नाम दिए गए हैं, एक फर्स्ट नाम है, पहले तो ये देखो साइंटिफिक नेम है और इसको इस तरह से बनाया जाता है कि पहला जीनस होता है फिर स्पीसीज होता है। ठीक है, जेनेरिक और स्पेसिफिक नेम। तो स्पीसीज नेम हो सकता है यहाँ पे, तो थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए इधर उधर लिख देंगे, लेकिन आपको ये बताना चाहिए साइंटिफिक नेम देने के तरीका है ये, और इसमें दो दो नाम होते हैं। फिर है टैक्सोनॉमी विदाउट फाइलोजेनी इज सिमिलर टू बोन्स विदाउट फ्लैश इज अ स्टेटमेंट ऑफ, ये किसकी स्टेटमेंट है? तो देखो ये स्टेटमेंट ना मैंने एक और जगह भी पढ़ी थी, तो इसमें आपको ये होना चाहिए कि भाई बिना मांस के अगर हड्डियां होंगी तो क्या होगा उसका बंदे का। ठीक है, या किसी भी टैक्सोनॉमी विदाउट फाइलोजेनी, टैक्सोनॉमी जो है फाइलोजेनी के बिना ऐसी होती है जैसे हड्डियां बिना मांस के होती हैं। तो अगर आप किसी के तख्ते पर लटका के जान लोगे, तख्ते से लटका के रखोगे, तख्त आप कह सकते हो, तो उसके क्या रह जाएगा? उसका मांस तो उड़ जाएगा और उसकी बोन्स बच जाएंगी। तो ये दोनों चीज़ें अपने आप में मतलब आपको याद करने के लिए आसान है, ये है ना, मिलते जुलते से है नाम। फिर है बाइनोमियल नोमेनक्लेचर कंसिस्टिंग ऑफ टू वर्ड्स, है ना। देखो उसी स्टेटमेंट को किस तरह से घुमा घुमा के दे रखा है कि दो वर्ड से किससे बना होता है? जीनस स्पीसीज से बना होता है या ऑर्डर फैमिली से। और चीज़ पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, लेकिन फिर भी एक बार देख लिया करो कि कोई हो सकता है इधर स्पेलिंग मिस्टेक हो और फर्स्ट वाले में और दूसरे में कहीं में नहीं हो, तो आप इस तरह से कंफर्म कर लिया करो। 9 आंसर का ए जो है वो करेक्ट आंसर है 9th का। ठीक है, तो 10th वाला है फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन। 10th में देखो फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन किसके ऊपर बेस होती है? इवोल्यूशनरी, इसमें है इवोल्यूशनरी डिसेंडेंट के ऊपर। तो ये चीज़ याद रखना आपने, फाइलोजेनेटिक जो क्लासिफिकेशन है वो इवोल्यूशंस के बेस पे है, मतलब वंशज के बेस पे है। फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन इवोल्यूशनरी डिसेंडेंट ऑफ ए ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड द रिलेशनशिप आर डिपिक्टेड थ्रू द फाइलोग्राम एंड ए क्लैडोग्राम। ठीक है, ये क्वेश्चन आप कहोगे तो मैं करवा दूंगी। क्लैडोग्राम क्या होता है और फाइलोजेनेटिक ट्री क्या होता है? देखो वैसे तो बेसिक सा डिफरेंस ये है, जो ट्री है मतलब ट्री किस तरह से बनाते हैं हम, इस तरह से ब्रांचेस बना दी, इस तरह से बना दी, ये ट्री जैसा लगता है ना। और लेकिन जो आपका क्लैडोग्राम जो होता है ना, उसमें इस तरह से होता है, सपोज ये हो गया, ये हो गया, फिर यहाँ से बना दिया, फिर यहाँ से बना दिया, तो ये इस तरह से बनते हैं। ये जो फाइलोजेनेटिक ट्री है ना, ये इवोल्यूशनरी ट्री है, मतलब इस स्पीसीज से कहाँ से ओरिजिन हुआ, तो इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप दिखा रहा है। दूसरा फाइलोजेनेटिक ट्री जो है वो रिप्रेजेंट करता है ट्रू इवोल्यूशनरी हिस्ट्री जो होती है ऑर्गेनिज्म की, उसको मतलब कहाँ से वो इवॉल्व हुआ है, उसका इवोल्यूशन कैसे हुआ है। जो ब्रांच लेंथ है ना फाइलोजेनेटिक ट्री का, वो इवोल्यूशनरी डिस्टेंस शो करता है। ये जैसे ब्रांच है तो इसका डिस्टेंस जितना होगा वो रिलेशनशिप को शो कर रहा है कि वो कितना डिस्टेंस है इवोल्यूशनरी हिस्ट्री में। ठीक है, फाइलोजेनेटिक ट्री इंडिकेट करता है अमाउंट ऑफ इवोल्यूशनरी टाइम व्हेन द सेपरेटिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म टैक्सा, सेपरेटिंग द ऑर्गेनिजम्स टैक्सा, वो क्या है, उसको इवोल्यूशनरी टाइम को भी इंडिकेट कर रहा है। तो हमारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है इसमें? फाइलोजेनेटिक ट्री है। कैलेडोग्राम को भी बनाते हैं लेकिन इसमें ज़्यादा टाइम लग जाएगा बच्चों, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है इसलिए मैं नहीं करवा रही हूँ अभी। तो स्पीसीज़ क्या है? 11th का क्वेश्चन देखो, स्पीसीज इज, आप सारे ऑप्शंस पढ़ा करो जैसे ही मैं करवा रही हूँ तो आपको पता चल जाएगा। बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन है, ये हमने सबसे पहले किया था, बेसिक या स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन आप कह सकते हो। 12th का देखो, तो क्लोजली रिलेटेड मॉर्फोलॉजिकल सिमिलर सिम्पैट्रिक पॉपुलेशन बट रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड आर डिजाइन एज, ऐसी पॉपुलेशन जो मतलब रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड है लेकिन दिखने में सेम सी है, वो मतलब एक जैसी सी दिखती है, तो उस स्पीसीज को हम क्या कहते हैं। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन आपने करना है। तो देखो, 2 or more species that are nearly identical in their appearance yet reproductively isolated,
अगर ऐसी टर्म आ जाती है तो आप उसमें सिबलिंग कर सकते हो या क्रिप्टिक स्पीसीज कर सकते हो। ठीक है, कैसे याद करोगे कि देखो जो भाई बहन होते हैं ना उनको सिबलिंग्स बोल देते हैं। ठीक है, लेकिन वो रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड होते हैं, वो रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते, है ना। तो इसी टर्म से आप रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड, इसके ऊपर क्वेश्चन आएगा तो सिबलिंग या क्रिप्टिक स्पीसीज आप याद करोगे। ये सिर्फ ट्रिक है आपके लिए, मतलब those species that cannot interbreed but have no significant differences in their appearance। उनका appearance होता है बिल्कुल सेम होता है, मतलब आप बिल्कुल अलग नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो अगर आप इनमें करना चाहते हो ना 12th वाले क्वेश्चन में, जैसे क्लिंग्स क्या होते हैं, ठीक है, या फिर डीम्स क्या होते हैं। डीम क्या होता है पता है आपको? दिस इज द टर्म फॉर ए लोकल पॉपुलेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑफ वन स्पीसीज दैट एक्टिवली इंटरब्रीड विद वन अनदर एंड शेयर ए डिस्टिंक्ट जीन पूल। ठीक है, वो इंटरब्रीड करते हैं, एक एरिया में रहते हैं, लोकल पॉपुलेशंस ही होती हैं। और क्लोन क्या होते हैं? जिनका जेनेटिक मेकअप बिल्कुल सेम होता है, आप यही नहीं बता सकते कि वो किस तरह से अलग हैं। ठीक है, उनका बिल्कुल जेनेटिक मेकअप बिल्कुल सेम होगा। और क्लिंग का क्या था? इज अ ग्रेजुअल चेंज इन सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स exhibited by member of a series of adjacent population of organism of the same species। मतलब कहने का ये है कि कोई पॉपुलेशन है, जैसे वार्म ब्लडेड एनिमल्स होते हैं जो कि ठंडे एरिया में रहेंगे, मतलब नॉर्थ पोल लगा लो, नॉर्थ पोल के पास रहेंगे, तो उनकी बॉडी जो है वो थोड़ी सी ज़्यादा बड़ी होगी, अलाउिंग देम टू बेटर कंजर्व हीट, ताकि वो अपनी जो ज़्यादा हीट है उसको कंजर्व कर सके, मतलब हीट को ज़्यादा कंजर्व कर सके। ठीक है, तो ये होता है आपका क्लीन का मतलब, क्लीन। 13 है, पता चल गया ना 12th का जो सही आंसर है वो क्या है ना, सिबलिंग स्पीसीज होता है 12th का, डी ऑप्शन है। इफ टू और मोर स्पीसीज ऑक्यूपाई ओवरलैपिंग एरियाज दे आर, अगर दो से ज़्यादा स्पीसीज एक एरिया को ओवरलैप कर रहे हैं, ऑक्यूपाई कर रहे हैं, मतलब समझ रहे हो कि दो स्पीसीज हैं, सपोज ये एरिया को ये वाली स्पीसीज भी ऑक्यूपाई कर रही है और ये भी स्पीसीज ऑक्यूपाई कर रही है, तो ऐसे को क्या बोलेंगे, है ना। तो इसको बोलेंगे एलोक्रोनिक। सही आंसर है ना, सॉरी एक सेकेंड। इफ टू और मोर स्पीसीज ऑक्यूपाई ओवरलैपिंग एरिया दे आर, 13 का जो आंसर है वो है डी होना चाहिए। ठीक है, इसका आंसर डी दिया हुआ है, आप एक बार थोड़ा सा चेक कर लेना, मैं थोड़ा कन्फ्यूज़न है बच्चों। ठीक है, 14 में देखो, इन ए 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन विच सिंगल किंगडम आउट ऑफ द फॉलोइंग कैन इंक्लूड ब्लू ग्रीन एल्गा, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया एंड मेथेनोजेनिक आर्की बैक्टीरिया। ये चीज़ें आपको कन्फ्यूज़ करने के लिए हैं। देखो, जो मोनेरा है ना, एक 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में एक किंगडम है मोनेरा। ठीक है, मोनेरा में होते हैं नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, मिथेनोजेनिक आर्की बैक्टीरिया अलोंग विद ब्लू ग्रीन एल्गा। मोनेरा में आर्की बैक्टीरिया होते हैं और यू बैक्टीरिया होते हैं। तो बैक्टीरिया है तो मतलब अगर आपको आर्की बैक्टीरिया अलग से दिया हो, मिथेनोजेनिक आर्की बैक्टीरिया है, तो आपको पहले ही पता चल गया कि मोनेरा में आर्की बैक्टीरिया होते हैं और यू बैक्टीरिया होते हैं। अब बात आती है आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया को आप किस तरह से अलग करोगे। देखिए, जो आर्की बैक्टीरिया होते हैं ना, उनकी डिफरेंट सेल वॉल होती है एंड दे कैन सर्वाइव इन एक्सट्रीम कंडीशंस, जैसे मिथेनोजन है। ठीक है, तो यहाँ पे मिथेनोजन क्या है? आर्की बैक्टीरिया है, यहाँ पे लिखा भी हुआ है क्वेश्चन में मिथेनोजेनिक आर्की बैक्टीरिया। तो मोनेरा का समझ गए। यू बैक्टीरिया क्या होते हैं? प्रेजेंस ऑफ रिजिड सेल वॉल, उनकी रिजिड सेल वॉल होती है एंड मोटाइल होते हैं वो, अगर मोटाइल होते हैं तो उनके अंदर फ्लैजिला प्रेजेंट होता है। क्वेश्चन नंबर 15 है, ए सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन इन विच ए लार्ज नंबर ऑफ ट्रेड्स आर कंसिडर्ड इज। एक ऐसा सिस्टम है क्लासिफिकेशन का जिसमें बहुत सारे ट्रेड्स को कंसिडर किया जाता है, तो ऐसे सिस्टम को क्या कहेंगे? सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए, अगर आपने नहीं अच्छे से स्टडी की है तो एक मोटी सी बात ये है कि आपको सिस्टम्स का पता होना चाहिए। जैसे आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है ना, एक ये सिस्टम होता है, दूसरा नेचुरल क्लासिफिकेशन होता है, ये वाला होता है, तीसरा होता है फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो ये तीनों सिस्टम तो होते ही हैं। अब इनमें सबसे ज़्यादा कैरेक्टर्स किस में होते हैं, तो ये पता होना चाहिए आपको। ठीक है, तो नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है ना, दैट इज बेस्ड ऑन ऑल नॉन टैक्सोनॉमिक कैरेक्टर्स इंक्लूडिंग लाइक एनाटॉमिकल, बायोकेमिकल, साइटोलॉजिकल और मॉर्फोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल और
मतलब इस तरह के कैरेक्टर्स जो लिए जाते हैं, तो इसका सही ऑप्शन जो होगा हमारा नेचुरल होगा। ठीक है, तो नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है, इसी में सबसे ज़्यादा ट्रेड्स लिए जाते हैं। फिर है द बुक जेनेरा प्लांटरम वॉज रिटन बाय, किसने लिखी थी ये बुक जेनेरा प्लांटरम? ये बुक ना बच्चों, मैंने जिस बुक से मैं आपको करवा रही हूँ, ये वाली बुक जो है, इसमें आंसर्स कई गलत हैं। ट्रूमैन की बुक है ये, और इसमें आंसर्स कई गलत हैं, और मैं इनको कंफर्म कर रही हूँ सबसे पहले गूगल से कि कहीं कंफ्यूजन में बच्चों को गलत ना करवाया जाए। ठीक है, तो आपको इसमें ऑप्शन मिलेगा बेंथम एंड हुकर, और यही ऑप्शन दिया हुआ है बुक में। बट लेट मी टेल यू वन थिंग दैट जेनेरा प्लांटेरम इज अ पब्लिकेशन ऑफ कार्लस लीनियस। ठीक है, कार्लस लीनियस को आप याद करोगे, मैं यहाँ पे लिख नहीं पा रही हूँ, कार्लस LOUS, ठीक है, ये स्पेलिंग है, ये गलत लिख दी है मैंने, LINNAEUS, कार्लस लीनियस। और लेकिन जो बेंथम एंड हुकर है, उनका काम था, इस बुक में जो भी लिखा हुआ है ये इनका काम था। ठीक है, तो आपको कार्लस लीनियस याद करना है, कौन सी बुक में? जेनेरा प्लांटरम में। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है, और इसका रॉन्ग आंसर है, ये भी आपने सही नहीं मानना है। स्पीसीज रेस्ट्रिक्टेड टू ए गिवन एरिया आर कॉल्ड एज, किसी भी स्पीसीज, जैसे किसी भी एरिया से रेस्ट्रिक्टेड स्पीसीज हैं, उनको क्या कहते हैं? ठीक है, तो 17 का जो सही ऑप्शन है वो है डी, एंडेमिक स्पीसीज कहते हैं, जो किसी भी एरिया से रेस्ट्रिक्टेड होती हैं। ठीक है, वन ऑफ द फॉलोइंग इंक्लूड्स मोस्ट क्लोजली लिंक्ड ऑर्गेनिजम्स, वन ऑफ द फॉलोइंग इंक्लूड्स मोस्ट क्लोजली लिंक्ड ऑर्गेनिजम्स, किस में से मोस्ट क्लोजली लिंक्ड ऑर्गेनिजम्स होते हैं? स्पीसीज में होते हैं या जीनस में होते हैं? मैंने बताया था ना कि किस तरह से होता है। स्पीसीज स्मॉलेस्ट यूनिट है, तो जो स्पीसीज के अंदर आएंगे वो ज़्यादा रिलेटेड होंगे, है ना, एक स्पीसीज के ज़्यादा रिलेटेड होंगे। जीनस के अंदर बहुत सारी स्पीसीज होती हैं, हो सकती हैं या होती हैं, लेकिन जीनस के इतने रिलेटेड ही नहीं होंगे। फिर फैमिली के अंदर बहुत सारी जीनस आती हैं, इस तरह से, मतलब जो आपको सबसे छोटा है ना उसमें ज़्यादा सिमिलरिटी होंगी। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन है 18 का, वो है आपका ए। राइट ऑप्शन क्या है? ए, याद रखना। व्हाट इज ट्रू फॉर इंडिविजुअल ऑफ ए स्पीसीज, क्या स्पीसीज के इंडिविजुअल्स के लिए ट्रू है? तो आपको पता होना चाहिए इंटरब्रीडिंग ज़रूरी है, कोई भी स्पीसीज है उनके बीच में इंटरब्रीडिंग होनी चाहिए, अदरवाइज स्पीसीज का क्या यूजफुलनेस है बताओ? अगर वो बच्चे ही पैदा नहीं कर सकते, अगर वो अपनी रेस को कंटिन्यू ही नहीं कर सकते, तो क्या फ़ायदा है स्पीसीज का? तो जो बेसिक कैरेक्टर है वो क्या है हमारा? 19 का जो आंसर है वो सी है, इंटरब्रीडिंग। So question number 20 is in five kingdom system the main basis of classification is, क्या होता है फाइव किंगडम सिस्टम में? मेन जो होता है, हमने पढ़ा था ना कि बहुत सारे सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है, इसमें फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन भी है। उसमें क्लासिफिकेशन का मेन जो है वो है आपका मोड ऑफ न्यूट्रिशन, समझ गए? फिर है बायोसिस्टमेटिक्स एम एट, बायोसिस्टमेटिक्स का एम क्या है? तो आप इस सिस्टम, ये पहले इस लाइन को ही याद रख लो, ऑप्शन बाद में जब आप दोबारा से सोल्व करो तब देखना सारे ऑप्शन। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स बेस्ड ऑन देयर इवोल्यूशनरी हिस्ट्री एंड एस्टेब्लिशिंग देयर फाइलोजेनी ऑन द टोटलिटी ऑफ वेरियस पैरामीटर्स फ्रॉम ऑल फील्ड ऑफ स्टडीज, इवोल्यूशनरी हिस्ट्री के बेस पे उनका क्लासिफिकेशन करना। ठीक है, और एस्टेब्लिशिंग देयर फाइलोजेनी ऑन द टोटलिटी ऑफ वेरियस पैरामीटर्स फ्रॉम ऑल फील्ड ऑफ स्टडीज़। समझ गए कि जितनी भी स्टडीज़ की है ना, वेरिएशंस के बेस पे ये बायोसिस्टमेटिक्स एम करता है। इन विच किंगडम वुड यू क्लासीफाई द आर्कीबैक्टीरिया एंड नाइट्रोजन फिक्सिंग ऑर्गेनिजम्स इफ द फाइव किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन इज यूज्ड? ये आपने पहले भी किया है। 22 का जो आंसर है वो है ए, मोनेरा में हमने किया था। ठीक है, जिसमें बैक्टीरिया और आर्कीबैक्टीरिया होते हैं। फिर है 23 का, प्लांट्स रिप्रोड्यूसिंग बाय स्पोर्स सच एज मोसेस एंड फर्न्स आर ग्रुप्ड अंडर द जनरल टर्म। क्या होते हैं वो जनरल टर्म जिसमें हम उन प्लांट्स को रखते हैं जो स्पोर्स प्रोड्यूस करके और मतलब रिप्रोडक्शन करते हैं, समझ रहे हो? जैसे मॉसेस हैं या फर्न्स हैं। 23 का सही आंसर है बी, मतलब क्रिप्टोगेम्स। अभी अब सारी की सारी टर्म्स भी हम एक बार कर लेते हैं 23 में। देखो 23 जो है
कुछ छोड़ तो नहीं दिया हमने। क्रिप्टोगेम्स क्या होते हैं? क्रिप्टोगेम्स इज ए प्लांट और प्लांट लाइक ऑर्गेनिज्म, ठीक है। वी कैन नॉट से दैट दिस इज अ प्लांट ओनली, maybe it is a plant like organism that reproduce by spores without flowers or seeds। इसमें कोई सीड नहीं होता, कोई फ्लावर नहीं होता क्रिप्टोगेम्स में। ये टर्म याद रखना, आप जो मैं बता रही हूँ वो याद रखना कि इसमें ना ही फ्लावर होते हैं ना ही सीड होते हैं, ये सिर्फ स्पोर से ही प्रोड्यूस होते हैं। क्रिप्टोगेम्स का मतलब होता है हिडन रिप्रोडक्शन, referring to the fact that no seed is produced. Thus cryptogams represent the non-seed bearing plants। इनका मतलब है नॉन सीड बियरिंग प्लांट, मतलब स्पोर बियरिंग भी कह सकते हो आप। फिर है ब्रायोफाइट्स। ब्रायोफाइट्स एक टर्म है इसमें दी हुई है। ब्रायोफाइट्स का मतलब होता है नेम फॉर मॉसिस, लीवरवॉर्ट एंड हॉर्नवॉर्ट। ये एग्जाम्पल ना आप लिख लो, एक अपने पेज पे, ये दीवार पे लगा लो कि ब्रायोफाइट्स के एग्जाम्पल कौन से हैं, मॉसिस, लीवरवॉर्ट्स और हॉर्नवॉर्ट्स। ऐसे मैंने देखे हैं क्वेश्चन जिसमें आपको ये 3 नाम दे देंगे या इनमें से एक दे देंगे, बोलेंगे ब्रायोफाइट्स कौन सा है, नहीं है कौन सा, ये भी पूछ सकते हैं। दे आर नॉन वेस्कुलर प्लांट्स। ब्रायोफाइट्स क्या है, इसमें कोई वेस्कुलर स्ट्रक्चर नहीं होते, नॉन वेस्कुलर प्लांट्स है ये। मीन्स दे हैव नो रूट्स और वेस्कुलर टिश्यू बट इंस्टेड एब्जॉर्ब वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द एयर थ्रू देयर सरफेसेस। अपनी लीव्स से या अपने किसी भी सरफेस से वो एब्जॉर्ब करते हैं न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। फिर बात आती है थैलोफाइट्स की। थैलोफाइट्स क्या होते हैं? एनी ऑफ द ग्रुप ऑफ प्लांट और प्लांट लाइक ऑर्गेनिज्म, जैसे एल्गी फंजाई भी प्लांट लाइक ऑर्गेनिज्म ही है ना, तो हम इसमें थैलोफाइट्स में उनको लेते हैं जिसमें स्टेम, लीव्स, रूट अलग अलग नहीं होते, ठीक है। जिसमें हम कह सकते हैं कि देयर इज नो रूट, देयर इज नो स्टेम, नो रूट्स एंड नो लीव्स, दैट इज थैलोफाइट्स। फिर है स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट क्या होते हैं? आपने पढ़ा होगा, एक टर्म ज़रूर पढ़ी होगी, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन टर्म पढ़ी होगी आपने, ठीक है। वो इसी से रिलेटेड है, स्पोरोफाइट से रिलेटेड है, ठीक है। 24th का देखो, फेनेटिक क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन। फेनेटिक क्लासिफिकेशन किसके ऊपर बेस है? 24 का क्वेश्चन देखो, इसको पढ़ो अच्छे से। ये ना फिजियोलॉजी, मतलब जो ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स हैं किसी भी ऑर्गेनिजम्स की, उसके ऊपर बेस्ड है ये। तो सही ऑप्शन क्या होगा? सी वाला। 25th देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर स्पीसीज। कौन सा सही नहीं है? नॉट ट्रू। क्वेश्चन में ये चीज़ याद रखना कि नॉट ट्रू। स्पीसीज, मेंबर ऑफ स्पीसीज कैन इंटरब्रीड, ये इंटरब्रीड कर सकते हैं किसी भी स्पीसीज के मेंबर्स। दूसरा है जीन फ्लो डज नॉट अकर। भाई जीन फ्लो क्यों नहीं होगा? जब वो रिप्रोडक्शन कर रहे हैं तो जीन फ्लो तो होगा ही ना। नॉट डज नॉट अकर नहीं होता, इसमें ऐसा लिखा हुआ है, तो ये चीज़ नॉट ट्रू बोला है इसने वो। फिर है इच स्पीसीज रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड फ्रॉम एवरी अदर स्पीसीज। रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड है भाई, बिल्कुल है, क्योंकि एक स्पीसीज के ही एनिमल्स आपस में इंटरब्रीड कर सकते हैं और फर्टाइल ऑफस्प्रिंग पैदा कर सकते हैं, मतलब उनके बच्चे भी फिर रिप्रोडक्शन करके बच्चे पैदा करेंगे, वो होते हैं फर्टाइल ऑफस्प्रिंग। फिर वेरिएशन अकर अमंग मेंबर ऑफ ए स्पीसीज। वेरिएशन तो होगी, कोई भी स्पीसीज के सारे ऑर्गेनिज्म सेम थोड़ी ना होते हैं। जैसे ह्यूमन है मान लो, ठीक है, सारे ह्यूमन बींग एक जैसे हैं क्या? किसी कंट्री में होते भी हैं, लेकिन उस कंट्री के लोग तो उनको पहचान सकते हैं ना, जैसे चाइना वाले हमको एक जैसे लगते हैं, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो सारे एक जैसे ही हैं, वहाँ के लोग तो पहचान ही सकते हैं उनको। फिर है ICBN स्टैंड्स फॉर। ICBN किसके लिए है? तो ICBN इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नॉमेनक्लेचर। यहाँ पे ना आपको कंफ्यूज करने के लिए इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल नेम्स कर देंगे, कुछ और कर देंगे, तो बोटेनिकल नॉमेनक्लेचर के लिए है ये। 27 है, 2 प्लांट्स कैन बी कंक्लूसिवली सेड टू बी बिलोंग टू द सेम स्पीसीज इफ दे। 27 का आंसर देखो, कैन रिप्रोड्यूस फ्रीली विद ईच अदर एंड फॉर्म सीड्स। कंक्लूसिवली, अगर 2 प्लांट्स हैं, अगर उनको हम एक स्पीसीज का कहेंगे, सेड टू बिलोंग है, ये बिलोंग नहीं है, सेड टू बिलोंग टू द सेम स्पीसीज इफ दे, अगर वो दोनों एक दूसरे से रिप्रोड्यूस कर सकते हैं और सीड पैदा कर सकते हैं, तो हम कह देंगे कि भाई एक स्पीसीज के हैं। यही कैरेक्टर रिप्रोडक्शन का सेम होता है, बस रिप्रोडक्शन का मेन होता है कैरेक्टर एक स्पीसीज का, समझ गए।
28 है फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन। फाइलोजेनेटिक सिस्टम जो है क्लासिफिकेशन वो किसके बेस पे है, हमने पहले किया था सबसे पहले इस क्वेश्चन को। सो आंसर इज इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। रिपीट होते हैं बच्चों, क्वेश्चंस ऐसे ही हैं। फिर है कि इसमें से करेक्टली मैच्ड है वो टाइग्रेस। टाइग्रेस बहुत बार आप गूगल पे डालोगे ना टाइग्रेस टाइग्रेस, तो आपको 3D एनिमेशन भी दिखाई देगी, ठीक है। लेकिन ये वाले जो है ना, जैसे ह्यूमन का है तो आपको पता होना चाहिए कम से कम ह्यूमन की क्लासिफिकेशन तो, ठीक है, कि ह्यूमन की फैमिली क्या है, होमिनिडी है, ठीक है। इस तरह से आप याद करना, सबकी नहीं याद करना, लेकिन जिस जिसकी आती है एटलीस्ट उसकी अच्छे से कर लो। हाउस फ्लाई की कर लो, डोमेस्टिका हाउस फ्लाई की, कुछ ऐसा होता है ना। 30th का क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए करेक्ट स्टेटमेंट। 30 में कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट नहीं है। देखो ये बाकी के पढ़ने से तो आपको समझ आ जाएगा, लेकिन म्यूजियम में आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। म्यूजियम हैज़ ए कलेक्शन ऑफ फोटोग्राफ्स एंड प्लांट्स एंड एनिमल्स। आपने पढ़ा था ना कि किसी म्यूजियम में किसी की शाहरुख खान की पिक्चर लगा दी है। अभी अभी आपने वो रशिया का वो जो चल रहा है यूक्रेन पे, उसके उसमें पढ़ा था कि रशिया के कोई मिनिस्टर का फोटो वो क्या बनाया था, वो स्टैचू हटा दिया है। तो इस तरह से ना म्यूजियम में सिर्फ फोटोग्राफ्स, प्लांट्स, एनिमल्स के फोटोग्राफ्स नहीं होते, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो ये सीधी सी एक स्टेटमेंट से आपको पता चल गया। बाकी हर्बेरियम क्या होता है, जो ड्राइड लीव्स होते हैं, प्रेस्ड होते हैं, उनको प्लांट स्पीसीज स्पेसिमेंस रखते हैं, ठीक है, प्लांट्स के। बोटेनिकल गार्डन में क्या होता है, लिविंग प्लांट्स होते हैं। बोटेनिकल गार्डन में भी विजिट किया होगा तो वहाँ तो लिविंग प्लांट्स की बहुत सारी वो स्पीसीज होती हैं, बहुत सारे वैरायटी होती हैं। की क्या है, टैक्सोनॉमिक एड फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्पीसीज। ये भी आपने देखा होगा, मैंने देखी हुई है कि किस तरह से यूज़ करते हैं। फिर है फाइव किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन सजेस्ट बाय R.H. विटकर इज नॉट बेस्ड ऑन। ये किसके ऊपर बेस्ड नहीं है, ठीक है, तो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस के बेस पे नहीं है ये R.H. विटकर का सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। इसमें मोड ऑफ रिप्रोडक्शन यूज़ होता है, न्यूट्रिशन यूज़ होता है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, और कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन भी यूज़ होता है। तो इसी के साथ हमारे 31st क्वेश्चन हैं, और मैं आपको एक बार इसका जो आंसर दिया हुआ है वो भी दिखा देती हूँ। अगर आपको लगता है जो मैंने बताया था वो ज़रूर आप गूगल सर्च करना, इसके अकॉर्डिंग नहीं चलना है, ठीक है। और अगर आपने एक बार ये वीडियो देख लिया और दोबारा देखना चाहते हो तो इसको म्यूट करके आप क्वेश्चंस को देखो, पढ़ो और अपने आंसर्स लिखो और यहाँ से मैच करो। और जिसका भी मैच नहीं होता है तो उस क्वेश्चन के ऊपर जाओ फिर से वीडियो में, और फिर वहाँ से देखो मैंने क्या एक्सप्लेन किया है। इस तरह से आपकी अच्छी तैयारी हो जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग लाइफ साइंस कैफे, और थैंक यू फॉर गिविंग मी सपोर्ट। और आगे और वीडियो चाहते हैं तो आप ज़रूर मुझे कमेंट करके बताएं ताकि मैं और बनाऊं और ये बच्चों के तक पहुँचे। अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना। थैंक यू वंस अगेन।